हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 50 क्वेश्चन, तो इसके दूसरे पार्ट है। चलिए, ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योग में निहित है, ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा स्रोत भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ वित्तीय स्रोत व्यावसायिक बैंक है। इसके बाद क्रमशः सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन संस्थागत शाखा स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, साहूकार एवं महाजन। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय कृषि के लिए संस्थागत शाखा के स्रोत के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि आते हैं तथा गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, महाजन, जमींदार, व्यापारी, देसी बैंकर, कमीशन एजेंट तथा संबंधी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ग्रामीण शाखा संस्थागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का प्रयोग कॉफ़ी उत्पादन के लिए करता है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों के संदर्भ में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। कॉफ़ी उत्पादन करने वाले 3 महत्वपूर्ण राज्य क्रमशः हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसके अलावा कॉफ़ी का उत्पादन आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है, 1 और 2 सही है, गेहूं और दूध। चलिए व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त विकल्पों में अभिष्ट उत्तर यह है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वर्ष 2020-21 4 के जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का गेहूं तथा गन्ना के साथ साथ कुल अनाज उत्पादन भी प्रथम स्थान है। देश में दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 58, सतत हरित क्रांति का आह्वान किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी, MS स्वामीनाथन। व्याख्या देखते हैं। 25 जनवरी 2006 को MS स्वामीनाथन ने कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद सतत हरित क्रांति की बात कही। इसमें स्वामीनाथन ने जैविक खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी को अधिक स्वस्थ एवं तथा उर्वरक बनाने, किसानों को उचित मूल्य पर साख व्यवस्था कराने पर बल दिया। सतत हरित क्रांति को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति के रूप में देखा। उल्लेखनीय है कि द्वितीय हरित क्रांति की बात सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। एक कुरियन श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के जनक कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 61, JJ ईरानी समिति का गठन निम्नलिखित में से शोधन हेतु किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, कंपनी अधिनियम। भारत सरकार ने डॉक्टर JJ ईरानी की अध्यक्षता में 2 दिसंबर 2004 को कंपनी कानून के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन हेतु सुझावों में निगम संबंधित शासन प्रणाली की प्रभावकारिता पर विशेष बल दिया। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया? ऑप्शन नंबर सी, राज्य समिति। चलिए व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1972 में टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर
वेल्थ एंड इनकम के राजकीय अध्यक्षता में कर सुधार की दिशा में एक समिति गठित की गई जिसने निम्न सुझाव दिए। कृषि जोत कर लगाने का सुझाव, कृषि तथा गैर कृषि आय को निर्धारित करके आंशिक रूप से जोड़ना। बी वेंकटैया की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण साख समीक्षा समिति गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1969 में दी थी। रिजर्व बैंक ने AM खुसरो की अध्यक्षता में भी अखिल भारतीय ग्रामीण साख समीक्षा समिति गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1989 में दी थी। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी। विद्यानाथन समिति 2004 ग्रामीण सहकारी साख समितियों के सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, कृषि जोत कर की सिफारिश करने वाली कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी KN राज। क्वेश्चन नंबर 64, किसी समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संस्तुति की। ऑप्शन नंबर बी राज समिति। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि जोत कर की चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर बी KN राज। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1970-71 में। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में पहली कृषि संगणना वर्ष 1970-71 में संपन्न हुई थी। वर्ष 2010-11 में नवीं कृषि संगणना संपन्न हुई थी। वर्तमान 10वीं कृषि संगणना 2015-16 के अंतिम अनुमान जारी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय कृषक आयोग अध्यक्ष MS स्वामीनाथन की नियुक्ति सरकार द्वारा वर्ष 2004 में की गई थी। ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत किया। सरकार ने आयोग की अधिकांश संस्तुतियों को लागू करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 2007 को राष्ट्रीय कृषक नीति घोषित की जो 23 नवंबर 2007 से प्रभावी हुई। इस नीति में केवल उत्पादन पर बल न देकर कृषकों की आर्थिक स्थिति पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IAP प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1964 में। चलिए व्याख्या देखते हैं। सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IAP वर्ष 1964-65 में आरंभ हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट फसलों का विकास करना था। सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का प्रारंभ वर्ष 1960-61 में कृषकों को बीज, उर्वरक, औजार और ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। नंबर 2, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना एवं निवेश को सुगम बनाना है। चलिए व्याख्या देखते हैं। निर्माण को बढ़ावा एवं संवर्धन देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 70, आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर बी लघु उद्योग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 71, औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति की नियुक्ति हुई 1993 में हुई थी।
औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के सुझाव देने के लिए सरकार ने ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में समिति की नियुक्ति मई 1993 में की थी। तो क्वेश्चन नंबर 72, 1990-91 की नई औद्योगिक नीति में यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी संरक्षण। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसमें मुख्यतः औद्योगिक लाइसेंस की लगभग समाप्ति, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 73, नई आर्थिक नीति लागू की गई। ऑप्शन नंबर है वर्ष 1991 में। क्वेश्चन नंबर 74, यदि स्थानीयकरण भाज्य किसी उद्योग के लिए इकाई के बराबर हो तो उसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, देश में उद्योग समान रूप से वितरित है। यदि स्थानीयकरण भाज्य किसी उद्योग के लिए इकाई के बराबर हो तो इसका अर्थ है देश में उद्योग समान रूप से वितरित है। क्वेश्चन नंबर 75, व्याख्या से देखते हैं। औद्योगिक विवादों का निपटारा होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी समझौता, मध्यस्थता, कानूनी विभाजन से। तो इसकी व्याख्या देते हैं। औद्योगिक विवाद औद्योगिक संबंधों में कोई असहमत हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सभी औद्योगिक विवादों की जांच, पड़ताल एवं निपटान करने का एक प्रमुख विधान है। इसमें मध्यस्थता, समझौता, कानूनी आदि तरीके से विवादों को निपटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, आय की असमानता दूर करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर डी लघु एवं कुटीर उद्योग। चलिए व्याख्या देखते हैं। आय की असमानता दूर करने में लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां पूंजी के अभाव के कारण बड़े उद्योगों को स्थापित करने में कठिनाई होती है, वहीं कुछ स्थापित बड़े पैमाने के उद्योग बड़े व्यापारिक औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण में है तथा इनका कुछ ही स्थानों पर केंद्रीकरण होता है, जिससे आय और क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। इसके विपरीत लघु एवं कुटीर उद्योगों को थोड़ी ही पूंजी से संचालित किया जा सकता है। इनसे रोजगार का विस्तार होता ही है, साथ ही आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण में भी कमी होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। लघु उद्योग के दो भाग होते हैं। नंबर 1 लघु उद्योग, नंबर 2 कुटीर उद्योग। तो इस लघु उद्योग मुख्यतया नगरीय केंद्रों पर स्थापित होते हैं। ये अपने उत्पाद के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से मशीनी संयंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बाहर के लोग भी रोजगार पा सकते हैं। कुटीर उद्योग मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी की कम मात्रा तथा स्वयं के संसाधन से ही खोले जाते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार का सृजन करते हैं। इनकी सभी क्रियाएं हस्त निर्मित होती हैं तथा परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती हैं। कुटीर उद्योग को महालनोबिस ने हस्त उद्योग कहा। क्वेश्चन नंबर 77, कुटीर उद्योग में वे उद्योग हैं जिसमें प्रयुक्त होती है ऑप्शन नंबर सी पूंजी की कम मात्रा तथा स्वयं के संसाधन। क्वेश्चन नंबर 78, उदय का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ भारत की विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए एक योजना है। विद्युत मंत्रालय ने इसे 5 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 79, वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश की निर्धारित सीमा ऑप्शन नंबर है 5 करोड़। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। प्रश्नकाल में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश की निर्धारित सीमा 5 करोड़ रुपये थी। विनिर्माण उद्योग और सेवा उद्योग में देखिए 2006 में MSME विकास अधिनियम अस्तित्व में आने के 14 साल के बाद
13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में MSME की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी। 1 जुलाई 2020 से सरकार ने MSME की परिभाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, जो निम्न है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन केंद्रीय सरकार को प्राप्त शक्तियों द्वारा निम्नलिखित नए मानदंडों को अधिसूचित किया गया है। नंबर 1, सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र व मशीनरी में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। नंबर 2, लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर्ष में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। नंबर 3, मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता तथा उसका कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। MSME की परिभाषा के वर्तमान मानदंड MSMED अधिनियम 2006 पर आधारित है, जो विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए अलग थे, परंतु अब विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। इसमें टर्नओवर का एक नया मानदंड भी जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस 1948 में, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1955 में, ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में। क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन नंबर है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2005 में सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। व्याख्या देखते हैं। राज्यों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की मंथर गति को देखते हुए भारत सरकार ने मार्च 2005 में अपना अग्रगामी कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना SRGGVY की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य 1 लाख अविद्युतीकृत गाँवों में बिजली पहुँचाना और 2.31 करोड़ ग्रामीण BPL परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए, चावल का। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में चावल का उत्पादन 122.3 मिलियन टन तथा गेहूँ का उत्पादन 109.5 मिलियन टन अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 83, किस राज्य में गेहूँ उत्पादन में सर्वाधिक भूमि प्रयोग की गई है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए व्याख्या देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में जारी वर्ष 2020-21 4th AE के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार भारत का अग्रणी खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। यहाँ संपूर्ण भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न उत्पादन होता है। गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश के कुल गेहूँ उत्पादन का 32.42% हिस्सा उत्पादित किया जाता है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 16.08% तथा तीसरे स्थान पर पंजाब 15.65% है। भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में खाद्यान्न समस्या के प्रमुख कारणों में बढ़ती हुई जनसंख्या, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, परंपरागत ढंग से खेती इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1, 3 और 4। इसको 2007 में स्वीकृत किया गया था। ये संघ सरकार की योजना है। एक कृषि क्षेत्र के 4% वार्षिक वृद्धि को लक्ष्य बनाती है। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि मंत्रालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही एक 100% केंद्रीय सहायता स्कीम है।
जिसमें 18 सितंबर 2007 से लागू किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में चालू होने वाली इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा कृषि संबंध क्षेत्रों में विनियोग को प्रेरणा प्रदान करना है, जिससे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कृषि में कम से कम 4% की विकास दर प्राप्त हो सके। भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता। इसके कारणों में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो क्या लिखते हैं? भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाने के संबंध में देखिए सभी विकल्प सही हैं। तो इसका 87 सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड का सम्मिलित कीजिए तथा सूची में नीचे कोटि सात क्षेत्रों का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पहले का चौथा देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पहले का चौथा है 1948। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड 1955 तीसरा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 दूसरा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1963 पहला। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 88। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारतीय उद्योगों का पतन इस कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात। इसकी व्याख्या देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारतीय उद्योगों का पतन ब्रिटेन से मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं के आयात के कारण हुआ था। चूँकि ब्रिटेन में मशीन निर्मित वस्तुएं भारतीय उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की तुलना में सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण थीं, जिससे प्रतिस्पर्धा में भारतीय उद्योग टिक न सके। क्वेश्चन नंबर 89। 2014-15 बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी 1000 करोड़ रुपये। व्याख्या देखते हैं। बजट 2014-15 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि बजट 2022-23 में इसके लिए 12,954 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस योजना के द्वारा जल संभरण और लघु सिंचाई योजनाओं को समर्थन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन एक भारत में भूमि सुधार का स्तर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कृषि आगत। व्याख्या देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि बहुत काम आएगा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भूमि सुधार के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम जमींदारी उन्मूलन का था। इसके अलावा निम्न कार्यक्रम लागू किए। नंबर 1 बिचौलियों का उन्मूलन। नंबर 2 काश्तकारी सुधार। नंबर 3 कृषि जोत का उच्चतम समीकरण। नंबर 4 कृषि जोतों का पुनर्गठन। अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं। नई NBS नीति 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई। महलवारी प्रणाली को विलियम बेंटिक द्वारा आगरा और अवध में शुरू किया गया। रेतवाड़ी प्रणाली का शुरू में प्रयोग मद्रास में किया गया और बाद में इसे महाराष्ट्र, बरार, असम, पूर्वी पंजाब में भी लाया गया। कृषि जोत को 5 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1 सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम। नंबर 2 लघु किसान 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। नंबर अर्ध मध्यम किसान 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम किसान 4 से 10 हेक्टेयर। बड़े किसान 10 हेक्टेयर तथा इससे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी भारतीय तेल निगम। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान दिए गए प्रश्नों में भारतीय तेल निगम सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक उद्यम था। दिसंबर 2021 में जारी आंकड़ों का वर्ष 2020-21 में भी सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक निगम भारतीय तेल निगम रहा। उसके बाद उसमें भारत पेट्रोलियम ONGC का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है। ऑप्शन नंबर डी सौर। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा साधन सौर ऊर्जा है। भारत में सौर ऊर्जा असीमित रूप से उपलब्ध है, परंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग अधिक नहीं हो रहा क्योंकि इसके संबंध में लागत प्रभावी टेक्नोलॉजी का अभाव है।
इसलिए भारत सरकार ने देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नवंबर 2009 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNSM को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है। ऑप्शन नंबर बी, ताप ऊर्जा का। चलिए देखते हैं, देख लीजिए दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़ा। व्याख्या देखते हैं। सूती कपड़ा उद्योग भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना और सुदृढ़ रूप में स्थापित उद्योग है। पहली सूती मिल कलकत्ता में 1818 ईस्वी में स्थापित की गई थी, परंतु इसकी वास्तविक शुरुआत 1854 ईस्वी में हुई, जब एक मिल बम्बई में स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 95, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती क्योंकि यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का आशय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यहाँ उत्पादन की पिछड़ी एवं उच्च तकनीक दोनों का आशय अस्तित्व है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है क्योंकि यहाँ सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों का ही से अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 96, कृषि यंत्रीकरण से होती है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नंबर ए, कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, कमी, समय की बचत। कृषि मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक प्रमुख कारक है जो समय पर कृषि कार्यों को पूरा करके उत्पादन बढ़ाने, हानियों को कम करने और महंगे कृषि निवेशों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करके परिचालन लागत घटाने में मदद करता है। देखते हैं, कृषि मशीनीकरण से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। मशीनीकरण भूमि की उत्पादकता बढ़ाता है, यह क्षमता और प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाता है। मशीनीकरण के परिणामस्वरूप कृषि श्रम की लागत में कमी आती है। ये खेती में उपयोग आने वाले जानवरों की जरूरत कम करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संरचना को संशोधित करता है। मशीनीकरण से कृषि आय में वृद्धि होती है। कम भूमि में भी फसल उत्पादन अच्छा होता है। मशीनीकरण से खेती में लगने वाले समय की भी बचत होती है। देश में मशीनीकरण को अधिक बढ़ावा देने और अधिक समावेश लाने के लिए कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन SMAN अप्रैल 2014 से शुरू किया गया। वर्ष 2020-21 में इस योजना के लिए 1033 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया है। इसमें से राज्य सरकारों को 553 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर जोत, उप विभाजन और विखंडन के कारण। चलिए व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त सभी समस्याएं भारतीय कृषि से संबंधित हैं, लेकिन भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर जोतें बहुत छोटी तथा विखंडित हैं, जिसमें सिवाय परंपरागत उपाय हल बैल के अलावा मशीनीकरण तथा वैज्ञानिक तकनीक संभव नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 98, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। व्याख्या देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, सौर और निजी दोनों क्षेत्रों को सह अस्तित्व पाया जाता है। इसमें कुछ लक्षण समाजवादी अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और आर्थिक आयोजन मौजूद होते हैं, तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र के साथ बाजार तंत्र की भूमिका के। मिश्रित अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, समाजवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था। वर्ष 1991 के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जबकि 1991 से इसका पूंजीवादी रुझान मजबूत होता चला जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 100। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 101। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है ऑप्शन नंबर है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 102। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली बार किस औद्योगिक नीति वक्तव्य से की गई थी ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1948 में। व्याख्या देखते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1948 औद्योगिक नीति वक्तव्य से की गई थी। यह स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। क्वेश्चन नंबर 103। कंपटीशन एक्ट 2003 ने प्रतिस्थापित किया ऑप्शन नंबर ए MRTP एक्ट को। क्या देखते हैं। अक्टूबर 1999 में SBS राघवन की अध्यक्षता में सरकार ने प्रतिस्पर्धा नीति तथा कानून समिति गठित किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य एकाधिकारी प्रभुत्व को रोकने के स्थान पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 मई 2000 को दी, जिसमें MRTP एक्ट 1969 तथा MRTP कमीशन को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की संस्तुति की। इस प्रकार 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 104। अप्रैल 2018 तक भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी ऑप्शन नंबर डी 8। भारत में राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSUs कहा जाता है। उसको महारत्न, नवरत्न और मणि रत्न में वर्गीकृत किया जाता है। महारत्न इस प्रणाली के तहत कंपनी को प्राप्त होने वाली उच्चतम स्थिति है। इसे प्राप्त करने के निम्न मापदंड हैं। नंबर 1 नवरत्न का दर्जा सेबी के नियम के तहत। नंबर 2 सेबी के नियम तहत भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध। नंबर 3 पिछले 3 वर्षों में औसतन 25,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार। नंबर 4 पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ से अधिक औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य। नंबर 5 पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ से अधिक औसत वार्षिक लाभ तथा नंबर 6 महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय संचालन। अप्रैल 2018 में महारत्न कंपनियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 11 हो गई। ये कंपनियां निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वेल। नंबर 2 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नंबर 3 कोल इंडिया लिमिटेड। नंबर 4 गेल इंडिया लिमिटेड। नंबर 5 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नंबर 6 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नंबर 7 NTPC लिमिटेड। नंबर 8 ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नंबर 9 पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नंबर 10 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नंबर 11 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके निष्पादन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही है, केवल 1 और 2 सही है, नवरत्न और मिनी रत्न। क्वेश्चन नंबर 106 भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई ऑप्शन नंबर 1 अगस्त 1996 में। व्याख्या देखते हैं। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना GV रामकृष्णन की अध्यक्षता में अगस्त 1996 में की गई। भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में पहली बार 1991-92 बजट में विनिवेश का प्रयोग किया। 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के पश्चात वर्ष 2010-11 से अब तक विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग इस प्रकार किया जा रहा है। नंबर 1 राजकोषीय घाटे में कमी लाना। नंबर 2 सार्वजनिक उद्यमों के उन्नतीकरण तथा प्रबंधकीय कौशल वृद्धि पर। नंबर 3 सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 107 वर्तमान समय में खुदरा बाजार में FDI के लिए अनुमत इक्विटी निवेश की सीमा है। चलिए व्याख्या देखते हैं। खुदरा बाजार में 2 तरह के बाजार होते हैं, सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड। दोनों में FDI के लिए अनुमत इक्विटी निवेश सीमा अलग अलग है। सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में जहाँ 100% तक FDI की अनुमति है,
तो वह मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% तक ही FDI निवेश किया जा सकता है। प्रश्न की भाषा स्पष्ट न होने के कारण उत्तर की प्राप्त नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 108, वर्ष 2016-17 में भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। व्याख्या देखते हैं। आतन आंकड़ों के अनुसार भारत मॉरिशस दोहरे कराधान से बचाव समझौते के कारण भारत में मॉरिशस से आने वाली निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट दी गई थी, जिससे मार्च 2022 की अवधि में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम राशि लगभग 26.8% सिर्फ मॉरिशस से प्राप्त होती थी। मॉरिशस से निवेश प्राप्त होने के कारण इसको मॉरिशस रूट भी नाम दिया गया, जबकि वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 109, भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर बी, भूमि का पुनर्वितरण। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में भूमि सुधार कानून में 4 मुख्य घटक हैं। नंबर 1, बिचौलियों का उन्मूलन। नंबर 2, ठेका शर्तों का सुधार करने के उद्देश्य से काश्तकारी विनियमन, फसल बटाई सहित। नंबर 3, गरीबों को अतिरिक्त भूमि पुनर्वितरण की दृष्टि से भू धारण की सीमा का निर्धारण। और नंबर 4, कई छोटे अलाव कर जोतों की चकबंदी। इनमें से बिचौलियों का उन्मूलन जो 1960 तक पूरा किया गया था, भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया का अधिक सफल घटक माना गया है। अन्य के संबंध में ही प्रगति भिन्न है। राज्यकिशन 1961 ने भूमि सुधार को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, अर्थात नंबर 1, विमुक्तकारी। नंबर 2, वितरणात्मक। नंबर 3, संगठनात्मक। और नंबर 4, विकासात्मक। यदि बिचौलिए उन्मूलन विमुक्त श्रेणी के अधीन तथा काश्तकारी सुधार और सीमा निर्धारण विमुक्त और वितरणात्मक उपायों के अधीन आता है, उन्हें अधिक स्तर पर उपलब्ध करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का प्रयोग और विस्तार सेवाओं का विस्तार क्रमशः संगठनात्मक श्रेणियों के अधीन आता है। काश्तकारी सुधार के मुख्य घटक 5 थे। नंबर 1, भू धारण की सुरक्षा। नंबर 2, काश्तकारी की समाप्त पुराने से विमुक्त और नए के लिए स्वतंत्रता। नंबर 3, जमींदारी द्वारा व्यक्तिगत खेती के लिए पुनर्ग्रहण की अनुमति। नंबर 4, किराए का विनियमन। और नंबर 5, स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन भारत की भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? ऑप्शन नंबर सी, कृषि जोत का। भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित विषय शामिल किए जाते हैं। नंबर 1, बिचौलियों की समाप्ति, जमींदारी उन्मूलन। नंबर 2, भूमि धारण सुधार अर्थात लगान का नियमन, भू धारण की सुरक्षा और काश्तकारों को भू स्वामित्व प्रदान करना। नंबर 3, जोतों की उच्चतम और न्यूनतम सीमा का निर्धारण। नंबर 4, कृषि का पुनर्गठन, जिसमें जोतों की चकबंदी करना और उनके उप विभाजन तथा विखंडन को रोकना। नंबर 5, सहकारी फर्मों का गठन। इस प्रश्न की कृषि जोत कर भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, नियमित मंडियों की स्थापना। भूमि सुधार एक विस्तृत धारणा जिसमें सामाजिक न्याय की दृष्टि से जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के इष्टतम प्रयोग की दृष्टि से खेती किए जाने वाले जोतों का पुनर्गठन सम्मिलित है। इस प्रकार भूमि सुधार के अंदर निम्नांकित को सम्मिलित करते हैं। नंबर 1, बिचौलियों की समाप्त, काश्तकारी सुधार, जोतों के अधिकतम तथा न्यूनतम आकार का निर्धारण। नंबर 4, भू जोतों की सीमा बंदी तथा नंबर 5, सहकारी खेतों की व्यवस्था। नियमित मंडियों की स्थापना भूमि सुधार का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई गई है? ऑप्शन नंबर 1, जोत की सीमाबंदी। कृषि जोत का उच्चतम सीमाकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जाने वाली कृषि भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण। इस उच्चतम सीमा से जिसके पास भी अधिक भूमि होगी वह सरकार की हो जाएगी। उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में सर्वाधिक कमी जोत की सीमाबंदी के कार्यान्वयन में ही पाई गई। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का लगभग कितना अंश है? ऑप्शन नंबर है 65%।
प्रश्नकाल के दौरान कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का अंश 65% तथा 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि क्षेत्र देश के कार्यबल के लगभग 54.6% को रोजगार प्रदान करता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के जीबीए में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 2021-22 में 8% रहा। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इस कथन का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर डी, गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। व्याख्या देखते हैं। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा के कारण उत्तर प्रदेश से दक्षिण महाराष्ट्र की ओर खिसक रहा है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में स्थापित हैं। दक्षिण भारत में सर्वोत्तम जलवायु के कारण गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। साथ साथ दक्षिण भारत के गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक होती है। इसी कारण चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण भारत की ओर खिसक रहा है। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय मूल्यानुपात विधि में बाहर लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आधार वर्ष में वस्तु की मात्रा का मूल्य। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारित मूल्यानुपात विधि को परिवार बजट विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंदर कीमत सापेक्षों के अभिकलन के संबंध में सूचकांक को बनाना सापेक्षों के सरल औसत विधि जैसा ही, परंतु सापेक्षों के सरल औसत विधि की कमियों को दूर करने के लिए जिन भारों का प्रयोग किया जाता है वे हैं आधार वर्ष या वर्तमान वर्ष में उपभोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के मूल्य। यहाँ वी वैल्यू वेट, पीओ आधार वर्ष की कीमत, वीओ आधार वर्ष की मात्रा है। 116 क्वेश्चन नंबर, समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप है। ऑप्शन नंबर सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अब ईस्वी तक। व्याख्या देखते हैं। जीएनपी अब ईस्वी तक समग्र मूल्य स्तर की माप की व्यापक व महत्वपूर्ण मापक है, क्योंकि इसमें हम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं तथा की कीमतों को लेते हैं, जबकि मूल्य निर्देशांक विधि में केवल कुछ चुनी हुई वस्तुओं के मूल्य को ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। ऑप्शन नंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई परिवारों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की माप प्रदर्शित करता है। भारत में सीपीआई अनेक उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का सामूहिक नाम है। सीपीआई के प्रदर्शन करने वाले मूल्य सूचकांक हैं कृषि श्रमिक के उपभोक्ता सूचकांक सीपीआई, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक, गैर शारीरिक कर्मचारियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इनमें सीपीआई आईडब्ल्यू सबसे प्रचलित सूचकांक, क्योंकि मजदूरी के सूचीकरण के लिए इसका प्रयोग सरकार तथा संगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने खुदरा मूल्य पर आधारित एक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आर+डब्ल्यू व सीपीआई एनआई को जनवरी 2011 से शुरू किया। वर्तमान में नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2010 से बदलकर वर्ष 2012 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118, कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते निम्न में से किसकी सहायता से निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार होता है। ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 121, ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया। ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 11 अगस्त 1987 को किया गया था, जबकि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 1911 को प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 122, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया वर्ष 1966 में। ऑप्शन नंबर सी, भारत में प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 24 दिसंबर 1966 को पीबी गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, भारत में वस्तुओं के यातायात का मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर है सड़क मार्ग।
व्याख्या देखते हैं। भारत में यातायात के 4 साधन। नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 रेल परिवहन, नंबर 3 वायु परिवहन, नंबर 4 जल परिवहन। भारतीय सड़क परिवहन विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सड़क मार्ग, राज्य सड़क मार्ग आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भूमि का समाजीकरण। व्याख्या देखते हैं। भूमि का समाजीकरण को छोड़कर शेष सभी विकल्प किसी न किसी रूप में उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि लाएंगे, लेकिन भूमि व समाजीकरण उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी कपास। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत कपास का आयात नहीं करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में वर्ष 1966 में खरीफ फसल से हुई। हरित क्रांति नाम विलियम गेट द्वारा दिया गया, परंतु इसका जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए वर्ष 1937 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट पारित हुआ, जिनके अंतर्गत उन उत्पादों पर जो उच्च गुणवत्ता के हैं तथा जिनकी गुणवत्ता सरकार द्वारा प्रमाणित है, एक मार्क की सील लगा दी जाती है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बनाने में भाई साहब 2 घंटे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं और हम आपकी मदद कर सकें। जो भी तैयारी कर रहे हैं, हो उसका जितनी हो सके उतनी मदद हो सकती है और हमें भी ऊर्जा मिलती है, और वीडियो बनाने के लिए हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करते हैं।